ओके स्टूडेंट्स, सो एमसीक्यूज नंबर 51 विच इज़ फोर्स आपको गिवन है और आपको दो पोजीशन के पॉइंट्स आपको गिवन है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट करना है द मोमेंट ऑफ एफ। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। मोमेंट ऑफ एफ कैलकुलेट करने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर का और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन आती है छोटी सी कि पोजीशन वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट किया जाएगा। हमारे पास तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करने का तरीका ये है, जो सेकंड कोऑर्डिनेट गिवन है उसमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करें। मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2, 1, -3 और फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 1, -1, 0। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा। माइनस माइनस प्लस 1 और 1 मिलेंगे, 2 होगा और -3 एज इट इज़, ठीक है। सो पहला आपको पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट रखना है आई जे के एज इट इज़ आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने लिख दिया 1, 2, -3 और फोर्स के कोऑर्डिनेट्स आपने लिख दिए 3, 2 और -4। अब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, आसान लफ्ज़ों में आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और आपको इसमें जो राइट ऑप्शन मिलेगा वो ऑप्शन ए होगा। लीस्ट नंबर ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का सवाल है, इसमें सबसे पहले डेटा कंप्लीट कीजिए। फर्स्ट टर्म 4 है, आर कैसे निकलेगा, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, आर 2 के बराबर आएगा। और इसमें जो सम है वो 500 के इक्वल है, मतलब एस एन जो है वो 500 के इक्वल है। यहाँ आपके पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो इसके बराबर होता है ए आर एन -1 ओवर आर -1। इसमें तमाम वैल्यूज़ प्लेस करके आप इस पर आंसर कैलकुलेट करेंगे। सो आपको जो राइट ऑप्शन मिलेगा इसमें वो ऑप्शन बी मिलेगा, ठीक है। नंबर 53, इफ़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस बी। एक मैट्रिक्स ए है, उसका ऑर्डर है m बाय n, मतलब m रॉज है और n कॉलम्स है। एक मैट्रिक्स बी है, उसका ऑर्डर है n बाय p, मतलब n रॉज है और p कॉलम्स है। हमने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए बी को, तो एक नया मैट्रिक्स आ रहा है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसको फाइंड करने का बहुत सिंपल सा तरीका, एक शॉर्टकट है। आपको सिर्फ ये करना है, जो पहला मैट्रिक्स है उसका अल्फ़ाबेट और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका आखिरी अल्फ़ाबेट, मतलब पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। तो आंसर आएगा m क्रॉस p, ठीक है। x की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर है, तो आपको कैलकुलेट करना है 2 - 2 cos 2x sin 2x। बहुत सिंपल सी बात है। 2 लिखा आपने, माइनस cos लिखा, 2 लिखा, x की जगह 45 लिखा, उसके बाद अगेन माइनस साइन लिखा, 2 लिखा, 45 लिखा। इसके लिए हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 ये हो जाएगा cos 90, ये हो जाएगा sin 90। अब आपको एक अच्छे से एक बात पता होगी कि भाई जो cos 90 होता है वो 0 के बराबर होता है और sin 90 जो होता है 1 के बराबर होता है। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हमारे पास फाइनलाइज आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी। कोफिशिएंट ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है x5 इन दिस एक्सपेंशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी बायनोमियल एक्सपेंशन का सवाल है। इसमें a 1 के बराबर है, b बराबर है -x/2 के, n बराबर है 12 के, r हमें पता नहीं है, तो फॉर्मूला होता है TR+1 इज इक्वल्स टू NCR a रेज टू द पावर n माइनस r b रेज टू द पावर r। n हमें पता है 12 के बराबर, r फिलहाल पता नहीं है तो r की जगह बॉक्स बना दिया। a पता है 1 के बराबर, n 12 के बराबर, r फिलहाल पता नहीं है। b हमें पता है माइनस का x/2 के बराबर और r फिलहाल हमें पता नहीं है। ओके, क्वेश्चन हमें एक हिंट दे रहा है। क्वेश्चन हमें हिंट ये दे रहा है कि हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो क्या है, हमें कैलकुलेट करना है x की पावर 5। तो अगर x की पावर 5 कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स, तो इस जगह 5 होना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे भी 5 होना चाहिए, यहाँ पे भी 5 होना चाहिए। ये पूरे आंसर को आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो कोफिशिएंट मिलेगा वो मिलेगा माइनस का 99/4, ठीक है। नंबर 56 MCQs में क्या करना है, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेना है और उसमें 1 पुट करना है। तो अगर हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हैं dy/dx, इसका आंसर आएगा 6 5 30 x रेज टू द पावर 4, 4 4 16 x रेज टू द पावर क्यूब। उसके बाद डबल डेरिवेटिव अगर हम इसका लें d²y/dx², तो 430 हो जाएगा 120 x की पावर क्यूब और ये हो जाएगा 48 और साथ में आ जाएगा x, राइट। सो अब इसमें x², अब इसमें आपने 1 पुट करना है। सो 120 1 की पावर क्यूब -48 1 की पावर स्क्वायर। जब आप इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको इसमें आंसर मिलेगा 72 के बराबर, ठीक है। इसमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। √2 का डेरिवेटिव नहीं होगा, सिर्फ √x का डेरिवेटिव होगा, x की पावर हाफ, ठीक है। अब अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हो तो ये हो जाएगा हाफ पीछे आएगा और x की पावर हो जाएगा माइनस का हाफ। तो इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स √2/2 और अपॉन में आ जाएगा √x, ठीक है। अब ये ऑप्शन में नहीं है,
स्टूडेंट्स गौर से सुनिएगा, ये ऑप्शन में नहीं है। तो आपको मैं एक चीज़, एक प्रॉपर्टी याद दिलाता हूँ कि 1/√2 जो होता है, 1/√2 बराबर होता है √2/2 के। तो अगर इस ऑप्शन में √2/2 नहीं लिखा हुआ तो इसका ऑल्टरनेट लिखा हुआ है। अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे तो आपको इसका ऑल्टरनेट नज़र आएगा। तो इधर राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है। ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इन द एक्सपेंशन 3 + x⁻7 द कोफिशिएंट ऑफ x³, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर a जो है वो 3 के बराबर है, n 7 के बराबर है, b x के बराबर है और r हमें फ़िलहाल पता नहीं है। फॉर्मूला लगाएंगे TR+1 NCR, n 7 के बराबर है, r फिलहाल पता नहीं है, a की पावर n-r, तो a हमारे पास है 3, पावर आ जाएगी 7 माइनस, अभी हमें r पता नहीं है, b की पावर r, x की पावर समथिंग। अब वो समथिंग, वो नंबर क्या होना चाहिए? आपको x³ चाहिए। अगर आप क्वेश्चन देखो, इसका मतलब है यहाँ पे भी 3 चाहिए, यहाँ पे भी 3 चाहिए, यहाँ पे भी 3 चाहिए। इस पूरे को कैलकुलेट कर लीजिएगा, जिसमें से आंसर आ रहा होगा मार्क कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने इस पर कैलकुलेशन करनी है। नंबर 59, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। रूट्स उन्होंने आपको दिए में। इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। मतलब पहले सम ऑफ रूट फाइंड आउट करें। सम ऑफ रूट का मतलब ये है 4 और 8 को प्लस कर लें, आंसर आएगा 12। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करें। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे कैलकुलेट होंगे? हमारे पास 4 और 8 को मल्टीप्लाई कर लें। सो 4 8 होगा आपके पास 32 के बराबर। सो आपके पास फाइनल आंसर क्या बनेगा? x² माइनस 12x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, विच इज़ ऑप्शन, कहाँ पर ये ऑप्शन हमारे पास? ये ऑप्शन है ऑप्शन ए में। ओके, सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है आपको, ए का दिया हुआ है, बी का दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका फॉर्मूला मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। फॉर्मूला ज़रा समझिएगा, फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सारी चीज़ें आपने इसमें रख के कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास इसमें आंसर आएगा 7/12। ये पूरा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो इसमें आपके पास आंसर आएगा 7/12। याद रहे, प्रोबेबिलिटी ए में मैं बल्कि स्टेप बना के दे देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए में आ जाएगा 1/3, प्रोबेबिलिटी बी में आ जाएगा 1/4 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 1/6। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। ओके, ए और बी वेक्टर्स हैं, हमें इनका एक वेक्टर चाहिए जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो और उसका मैग्नीट्यूड 5 हो। अच्छा, ये क्वेश्चन होते हैं स्टेप बेस्ड। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है। और ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे निकलेगा, आई जे के। आई वेक्टर है हमारे पास 2, जे हमारे पास 0 है, के हमारे पास 1 है, ठीक है। बी वेक्टर में आई 0 है, जे 1 है, के 1 है। सबसे पहले आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला। जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा आप निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड, आप निकालोगे उसका मैग्नीट्यूड। अब आपके पास दोनों आंसर्स आ गए, क्रॉस प्रोडक्ट भी आ गया कुछ ना कुछ और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो फाइनलाइज आंसर कैसे बनेगा? फाइनलाइज आंसर ऐसे बनेगा, ऊपर लिखना है क्रॉस प्रोडक्ट वाले का आंसर, नीचे लिखना है उसका मैग्नीट्यूड और साथ में इस पूरे आंसर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? जो मैग्नीट्यूड वो कह रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप ये पूरा सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको इसमें आंसर मिलता है ऑप्शन बी, ठीक है। नंबर 62, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड इज अ नॉन एस कार्ड। एस कितने होते हैं पूरे डेक में? पूरे डेक में 4 हमारे पास एस कार्ड होते हैं जिसपे ए बना हुआ होता है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इनकी प्रोबेबिलिटी होती है 4/52, मतलब कि 1/13। ये इनकी प्रोबेबिलिटी होती है। वो कहते हैं कि एस कार्ड नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए के लिए क्या करेंगे? 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे। सो 13 1 ज़ा 13 और 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 12/13। सो राइट ऑप्शन इसमें होगा आपके पास ऑप्शन डी। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन्होंने x-3, x-1, x-4 और कह रहे हैं कि ये सब जीपी से बिलोंग करते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से बिलोंग करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, उसका रूल ये होता है कि उसमें से जब हम सेकेंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से
और थर्ड टर्म को डिवाइड करते हैं सेकंड टर्म से तो आंसर सेम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड टर्म हमारे पास x माइनस 4 है और फर्स्ट टर्म हमारे पास x माइनस 3 है। इस तरह थर्ड टर्म x माइनस 4 है और सेकंड टर्म जो है हमारे पास वो x माइनस 1 है। ठीक है भाई, तो इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेम टू सेम आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। सही है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, इसमें लिखना चाहिए हमें सेकेंड टर्म x माइनस 1 और x माइनस 3। सही है भाई, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और आगे जाके होगा x माइनस 4 और x माइनस 3। चलें अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। एक्स स्क्वायर कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, 12 में से 1 जाएगा 11 बचेगा और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 7x और 11। सो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 11/5 विच इज़ ऑप्शन बी। ओके, नंबर 64, डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशन चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो ये पता लगाएं कि कौन सा केस है, x का केस है, y का केस है। x का डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब ये x का केस है और x का डायरेक्ट्रिसेस बराबर होता है प्लस माइनस a ओवर e के। ठीक है, अब x का केस है तो इसमें से दो ऑप्शंस को तो पहले एलिमिनेट कर दें। ऑप्शन b इसका आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन d इसका आंसर नहीं हो सकता। अब इसका आंसर या तो ऑप्शन ए है या तो ऑप्शन सी है। अब हमें कंफर्मेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले सोचिए ए क्या निकलेगा इसमें ए निकलना चाहिए 2 के बराबर। इसमें ए हमारे पास निकलना चाहिए 2 के बराबर। क्यों? अगर ए स्क्वायर 4 है, इस हिसाब से ए बराबर होगा प्लस माइनस 2 के। एसेंट्रिसिटी चाहिए होगी हमें। एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सी ओवर है। अब हमारे पास सी नहीं है तो पहले सी चाहिए होगा। सी बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसका मतलब सी हमारे पास बराबर होगा 4 माइनस 3 के, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1 आंसर आता है। तो एसेंट्रिसिटी बनेगी 1। ए हमारे पास बराबर है 2 के, एसेंट्रिसिटी आ गई 1/2 के बराबर। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए ओवर ई। ए 2 के बराबर है, ये भी 1/2 के बराबर है, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा प्लस माइनस 4। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये हमारे पास है ऑप्शन सी। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7 बिटवीन 256 एंड 789। 256 से लेकर 789 तक जितनी वैल्यूज़ हैं हमें पता करना है उनमें से कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 7 के टेबल में आती हैं। सबसे पहले आपने टेबल पढ़ना शुरू किया तो 256 तो नहीं लेंगे आप उसमें, क्योंकि बिटवीन लेना है ना। तो 257 को चेक करेंगे 7 के टेबल में आता है, नहीं आता छोड़ देंगे। 258 को चेक करें, 257 को चेक करेंगे, 258 को चेक करेंगे, 259 को चेक करेंगे। जो भी आपके पास पहला नंबर आपको मिलेगा वो आपकी सीक्वेंस का पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 259 आपने कंसिडर किया। ठीक है भाई, 259 के बाद 266 और ये सीक्वेंस इस तरह चलता रहेगा। 789 7 के टेबल में नहीं आ रहा, और अगर आता भी है तो उन्होंने ये लिखा है कि बिटवीन 789 आप नहीं ले सकते, उससे पहले लेना है। तो आपने 789 से पहले चले तो 784 जो आपको 7 के टेबल में मिल रहा है। अब अगर 7 के टेबल में आपको वो चीज़ मिल रही है तो ये अब आपका एक सीक्वेंस बन चुका है। इस सीक्वेंस में A हो गया है 259, इस सीक्वेंस में D हो चुका है 7, इस सीक्वेंस में TN हो चुका है 784, और आपको N फाइंड आउट करना है। N निकालने का एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, अच्छे से सुनिएगा। N निकालने का फॉर्मूला होता है TN माइनस A डिवाइडेड बाई D प्लस 1। अब आप ये इस एक्सप्रेशन में सारी की सारी चीज़ें पुट कर दो और आपको N मिलेगा, और N आपको मिलेगा 76 के बराबर। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, नंबर 66 में कह रहे हैं कि tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। भाई पावर सबसे पहले पीछे आती है तो ये हो जाएगा 2 पीछे आएगा और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। फिर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये ऑप्शन कौन सा है हमारे पास? ये ऑप्शन है ऑप्शन सी पर। इसकी इंटीग्रेशन करनी तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए वही वाली लॉजिक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा? आपने इंटीग्रेशन किया e रेज़ टू द पावर 1 ओवर u, और u को आप ऊपर ले जाएंगे, u की पावर हो जाएगी माइनस का 2 du। ठीक है, और अब आप इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए सपोजिशन करनी पड़ेगी। कैसी सपोजिशन? आपने 1 ओवर u को t सपोज करना पड़ेगा, 1 ओवर u को t सपोज करना पड़ेगा, और जब आप इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे
डी टी निकालेंगे तो इसका डेरिवेटिव आता है हमारे पास माइनस यू की पावर -2, इसका डेरिवेटिव आता है। अब हम इसे सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं। पहले मैं ज़रा इसके सॉल्यूशन का स्पेस बना दूं। ये इसके सॉल्यूशन का स्पेस है। हम इंटीग्रेशन में वापस जाएंगे, ठीक है। ई 1/u के बजाय टी आ जाएगा और u -2 du के बजाय आ जाएगा माइनस का dt, ठीक है भाई। इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस का et प्लस सी। अब ये et कौन था? et हमारे पास बराबर था 1/u के, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस e की पावर 1/u प्लस सी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसमें ऑप्शन डी हम लोग इस पर मार्क कर देंगे। टेन थीटा की वैल्यू हमें बता दी गई है। आपको वैल्यूज़ चाहिए 3 cos स्क्वायर 6 sin स्क्वायर, बहुत सारी वैल्यूज़ चाहिए। सिंपल सा काम इसमें ये करना है, सबसे पहले थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें tan इनवर्स 1 पे। tan इनवर्स 1 पे कैलकुलेट करेंगे तो tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री। आपने करना ये है, जहाँ जहाँ थीटाज आ रहे हैं वहाँ 45 डिग्री पे रख के साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेना है। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो आपसे ओमेगा क्यूब की वैल्यू पूछते हैं और ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। ये तो एक जनरल सा फॉर्मूला है, हमें पता है फॉर्मूला इसका। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में थर्ड टर्म बताई हुई और सिक्स टर्म बताई हुई, और आपको कॉमन रेशो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर स्क्वायर, जो कि 9/4 के बराबर है। सिक्स टर्म का फॉर्मूला होता है AR5, जो कि बराबर है 243/32 के। दोनों को डिवाइड करते हैं। AR5 को आपने डिवाइड किया है AR स्क्वायर के साथ, सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 243 डिवाइडेड बाय 32, और डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो ये हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो यहाँ से A और A कैंसिल, यहाँ से 2R कैंसिल, ऊपर से 2R कैंसिल, ऊपर 3R अभी भी बाकी हैं, सो ये हो जाएगा R की पावर क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 2 27 ज़ा, ठीक है भाई। तो ऊपर आ गया 27, नीचे आ गया 8, दोनों का क्यूब रूट लेंगे तो आंसर आएगा 3/2, जो कि आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है। सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। सेंटर ऑफ सर्कल के लिए हमें जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ता है। x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ पे 2g सामने आ रहा है -6 के, 2f सामने आ रहा है 8 के। इस हिसाब से g की वैल्यू हो जाएगी -3, इस हिसाब से f की वैल्यू हो जाएगी 4। तो सेंटर ऑफ सर्कल निकलता है -g और -f के फॉर्मूला से, ये बन जाएगा 3 और -4। और ये कौन सा ऑप्शन है? 3 और -4। 3 और -4 हमारे पास है ऑप्शन डी में। 72 MCQs पे एक्सपेंशन करनी है। n+1 को एक्सपेंड करेंगे तो एक दफ़ा n+1 आएगा, फिर एक दफ़ा n आएगा, फिर एक दफ़ा n-1 आएगा, और यहाँ रुक जाएंगे। रुकने की वजह ये है, नीचे भी n-1 फैक्टोरियल है, दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा n × n+1, विच इज़ ऑप्शन ए। 73 MCQs प्योरली सब्सटीट्यूशन से सॉल्व हो रहा है। आपने इसमें t सपोज कर लिया, किसको? आपने t सपोज किया कॉट के एंगल को, x² को। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dt बराबर आ जाएगा dt/2, और ये हो जाएगा x dx। थोड़ा सा इसमें मैंने डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई किया है। तो जब हम इस पर वापस जाएंगे फॉर्मूला पे, तो कॉट x² के बजाय आ जाएगा सिर्फ t, और x dx के बराबर आ जाएगा dt/2। कॉट की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास ln sin x + c, साथ में चल रहा है 1/2, ठीक है। ln sin t, सॉरी। अब ये t कौन है? ये t हमारे पास है x² के बराबर। तो देखें ज़रा ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारे पास ऑप्शन सी। 74 का सिंपल सा फॉर्मूला है, ax का डेरिवेटिव बराबर होता है ax ln a के। इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला है। इस हिसाब से 75 पे यही फॉर्मूला 2 दफ़ा लगेगा। 2x का डेरिवेटिव होगा 2x ln 2, और 3x का डेरिवेटिव होगा 3x ln 3। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। a - b और a + b इसके बराबर होते हैं, ये भी फॉर्मूला है सिंपल। अच्छा भाई, इसमें एंगल कैलकुलेट करना है। एंगल का मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ और राइट आंसर बताता हूँ, कैलकुलेट आप लोग खुद करें। cos इनवर्स a.b और नीचे इनके मैग्नीट्यूड, जब आप ये अप्लाई करेंगे तो आपको डी ऑप्शन मिलेगा। कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी में छोड़ दी मैंने, ठीक है भाई। ए और बी परपेंडिकुलर हैं, तो ए की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ज़रा देखिएगा, ए वेक्टर लिखा मैंने 2i + aj + k, और बी वेक्टर मैंने लिखा है -3j + 2k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 होता है, मगर आगे आई वाला कंपोनेंट नहीं है तो 0 आ जाएगा, -3 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, = 0 सो a की वैल्यू आएगी आपके पास 2/3। सिंप्लीफाई करने के बाद
ए की वैल्यू आएगी 2/3। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या है? सम ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है माइनस का बी ओवर ए, मतलब माइनस माइनस के ओवर 1, तो ओवरऑल आंसर आएगा सिर्फ के बराबर। इस वर्ड को रीअरेंज को कितनी दफ़ा शफल किया जा सकता है? इसके टोटल अल्फ़ाबेट्स गिने, टोटल इसमें कितने अल्फ़ाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स हैं। ऊपर 9 का फैक्टोरियल लीजिए। नीचे क्या करेंगे? नीचे इनके सिमिलर अल्फ़ाबेट्स के फैक्टोरियल लेंगे। जैसे आर 3 दफ़ा आ रहा है तो आप 3 का फैक्टोरियल लेंगे, इसमें ई 2 दफ़ा आ रहा है आप 2 का फैक्टोरियल लेंगे, इसमें ए 2 दफ़ा आ रहा है आप 2 का फैक्टोरियल लेंगे, और इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इनमें से कोई आंसर होगा, और अगर इनमें से कोई आंसर नहीं है तो नन ऑफ देम मार्क करेंगे। 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, जब भी 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाता है तो हो सकता है दोनों में हेड्स आए या दोनों में टेल्स आए, या हेड टेल आए या टेल हेड आए। ये इसके सैम्पल स्पेस बनते हैं, मतलब टोटल 4 रिजल्ट निकलते हैं। हमें क्या चाहिए? हमें दोनों में हेड चाहिए, मतलब हमारा फेवरेट रिजल्ट सिर्फ एक है और टोटल रिजल्ट हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1/4 की प्रोबेबिलिटी बनेगी। मीन्स आपका ऑप्शन ए। अगर ए एक मैट्रिक्स है और वो ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कैसी प्रॉपर्टी? उसको उसी से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की डेफिनेशन है मैट्रिसेस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। अच्छा भाई, क्वेश्चन 83 प्योरली सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है? सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। 84 आप डेफिनेट इंटीग्रल से सॉल्व कर लें। अच्छा, इसके डेफिनेट इंटीग्रल से कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेटर में आपके पास ये इंटीग्रल का बटन होता है, उसमें आप यहाँ पे जो दिल चाहे वो इंटीग्रेशन इसमें लगा के इसका आंसर निकाल सकते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है। 10x की वैल्यू 3 है तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा? एक सिंपल सा सवाल भाई, साइन और कॉस बराबर होता है 10 के, ठीक है। तो इस हिसाब से साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 10 स्क्वायर एक्स के। अब 10x की वैल्यू तो हमें पता है, 10x की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे आंसर आएगा 9, तो 9 इज़ द राइट ऑप्शन। एस निकालना है स्टूडेंट्स। एस कहते हैं सेमी पेरीमीटर को। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a + b + c डिवाइड बाई 2। तो a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, c हमारे पास 5 है, डिवाइड में 2 आ जाएगा। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे आंसर 5 आएगा, तो 5 इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। जब भी कॉम्प्लेक्स रूट निकालने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो क्या होना चाहिए? ऊपर मैंने आपको बताया था डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं b² - 4ac को, तो वो 0 से छोटा होना चाहिए, मतलब ऑप्शन सी। मैग्नीट्यूड निकालना है स्टूडेंट्स। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला i वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, j वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और k वाले कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा? 9 + 1 10, 10 + 4 14 के बराबर आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। नंबर 89 लिमिट अप्लाई करनी है π/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। cos x की जगह π/2 पुट करना है स्टूडेंट्स। π/2 का मतलब होता है 90 और cos 90 बराबर होता है 0 के, सो इसका ऑप्शन है सी। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने हाइपरबोला के। देखें एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? हाइपरबोला में ऐसी लाइंस जो हाइपरबोला की ब्रांचेस से बहुत करीब से गुजरती हैं पर हाइपरबोला को टच नहीं करती, उनको एसिम्प्टोट्स कहा जाता है। अब ज़रा सुनिएगा, अगर x का केस है, अगर x का केस है तो एसिम्प्टोट का फॉर्मूला ये है +-b/ax, और अगर y का केस है तो एसिम्प्टोट्स का फॉर्मूला है +-a/bx। अब हमारे पास सवाल है ये किसका केस है, तो सबसे अभी तो पता नहीं चलेगा, इसको पहले बनाना पड़ेगा पूरा। तो जब आप इस इक्वेशन को 144 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा x²/16 y²/9 = 1। क्या आप पता चल रहा है? पता पहले भी चल सकता था, ये इलिप्स का सवाल नहीं है, हाइपरबोला का। हाइपरबोला में जो चीज़ पॉजिटिव है केस उसका है, यहाँ x पॉजिटिव है तो ये x का केस है। इस हिसाब से यहाँ पर a² की वैल्यू हो जाएगी 16 और b² की वैल्यू हो जाएगी 9। इसका मतलब a की वैल्यू हो जाएगी +-4 और b की वैल्यू हो जाएगी +-3। अब ये x का केस है तो इसका आंसर हम इस वाले फॉर्मूला से बनाएंगे। तो इसका आंसर बनेगा स्टूडेंट्स +-b/a। b 3 के बराबर है, a 4 के बराबर है, तो इसका आंसर होगा +-3/4x, मतलब कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। हाइपर पैराबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है? 1 के बराबर होती है। इस पूरे को आप कैलकुलेटर से, अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से इंटीग्रेट कर लिएगा
तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें ये कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, कैलकुलेटर से डायरेक्टली इंटीग्रेशन आएगी इसकी। a-1 इसको 1/a लिखिए, b-1 इसको 1/b लिखिए। ये हम 93 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और नीचे लिखिए 1/a। इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा b + a/ab एंड 1/a। a से a कैंसिल, तो इसका आंसर आएगा a + b/b। और ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ये ऑप्शन सी है। लिमिट अप्लाई कर लिएगा, इसमें लिमिट जो आ रही होगी 0 रखने पर, कैलकुलेटर से चेक करना चाहें कैलकुलेटर से कर लिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। 95 ऑप्शन में z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनमें से कौन सी बात सही है? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब आप z को और z के कॉन्जुगेट को प्लस करते हैं ना तो आंसर आता है रियल। जब आप z को और z के कॉन्जुगेट को माइनस करते हैं तो आंसर आता है इमेजिनरी। इसका मतलब शुरू के दोनों स्टेटमेंट गलत लिखे हुए, पहला वाला भी गलत लिखा है, दूसरा भी गलत लिखा है। तीसरा कह रहा है z और z को मल्टीप्लाई करें और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लें तो बात एक ही होगी। देखिए इसका सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। a + b आयोटा, ये z है, a + b आयोटा दोबारा से, और इधर रखें इसका मैग्नीट्यूड a² + b², पावर लगा दें स्क्वायर। तो क्या आप समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें एक ही होंगी? ये दोनों चीज़ें हरगिज़ एक नहीं हो सकती। अगर ये दोनों चीज़ें हरगिज़ नहीं एक हो सकती, इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नन ऑफ दैम। तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो y की वैल्यू क्या होगी? अगर कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, लेट सपोज ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, तो तीनों के से जो ग्रेडियंट्स निकलते हैं वो सेम होते हैं। तो मैं पहले फर्स्ट 2 पॉइंट्स का ग्रेडियंट निकाल रहा हूँ। ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1। तो ग्रेडियंट अगर मैं शुरू के 2 पॉइंट से निकालूँ तो ग्रेडियंट बनेगा 4 - 3 y - 0, ठीक है। और अगर दूसरे वाले 2 पॉइंट से निकालूँ तो बनेगा 2 - 4 -2 - y। तो ये इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे। 4 - 3 में 4 में से 3 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। नीचे y बचेगा खाली। 2 में से 4 निकालेंगे -2 बचेगा, और ये हो जाएगा -2 - y। ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा। -2 - y और -2y, तो माइनस का y उधर आके हो जाएगा प्लस का y, या इसको इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए। ये हो जाएगा y = 2। y की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है हमारे पास। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। स्टूडेंट, हर वो लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो उसका ग्रेडियंट 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। उसका ग्रेडियंट क्या होता है? हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो हमें इक्वेशन चाहिए y - y1 = mx - x1। सो y - y1 हो जाएगा माइनस का 5, ग्रेडियंट 0 है तो ये आगे आने वाली चीज़ पूरी ख़त्म हो जाएगी। सो ये हो जाएगा y + 5 = 0। ये ऑप्शन है। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऑप्शन डी। nth टर्म निकालनी है, ये हमारे पास AP का क्वेश्चन है। nth टर्म कैसे निकलती है? Tn = a + n - 1 × d। इसका ऑप्शन वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, डी ऑप्शन है, पर आप इस पर पूरा फॉर्मूला लगा के आंसर निकालेंगे इसका। नंबर 9 है आपके पास। अ बैग कंटेन्स 9 marbles in which 4 green marbles, 3 blue marbles, 2 orange marbles are there. If a marble is picked at random, then find the probability of getting no orange marble. अभी बताया था जब no की probability होती है तो उसको 1 में से माइनस करना होता है। सबसे पहले हम orange marble की probability निकालेंगे। orange marble हमारे पास 2 है और total marbles कितने हैं? 4 + 3 7, 7 + 2 9। तो orange marble की probability है 2/9। हम ये चाहते हैं ऑरेंज मार्बल ना हो, तो 1 में से इसकी प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7/9, और 7/9 हमारे पास है ऑप्शन ए में। नंबर 100 MCQs में इनफाइनाइट लिमिट लगानी, एक रूल मैं आपको बता देता हूँ। 1/∞ 0 के बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें कोशिश करनी होती है कि इन्फिनिटी को फ्रैक्शन में ले आएँ। अगर आप x² को कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 + 1/x माइनस का 2/x², और नीचे जब आप नीचे वाले में से x² कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 1 और आगे बचेगा 1/x²। अब x² कट हो जाएंगे। अब जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी की लिमिट लगाओगे तो देखो क्या होगा। 1 + 1/∞ माइनस 2/∞ डिवाइडेड बाय 1 - 1/∞। तो 1/∞ 0 के बराबर होता है। ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे तो ओवरऑल आंसर हमारे पास आएगा 1 के बराबर।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थे 100 ऐसे क्वेश्चंस, 100 ऐसे एमसीक्यूज जो एनईडी के एंट्री टेस्ट में रिपीट होते हैं, उसके पास पेपर से निकाले गए क्वेश्चंस थे जिसका सॉल्यूशन हमने देखा है। जहां कैलकुलेटर यूज़ हो सकता है बेहतर है वहां पे आप खुद से मैनुअल कैलकुलेशन मत करें और वहां पे आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर से उसका आंसर फाइंड आउट कर लें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह हाफिज़।